घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी, चूंकि अब मोदी जी एक मैजिक फिगर है बीजेपी के लिए, मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं, आपको लगता है कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाराणसी एक प्रेरणा स्थली है, एक शक्ति स्थली है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं। फाइनेंशियल फ्रॉड वाले जो है ना, करोड़ों रुपए की मदमाशी करेंगे और विदेश भाग जाएंगे और यहाँ चूना लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे घटिया आदमी ने इस देश में सुधार के रास्तों को बंद कर दिया है। आज हर व्यक्ति हर किसी को संदेह की नजर से देखता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और होमगार्ड के डीजी रहे मैथिली शरण गुप्त से, जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, क्राइम फ्री भारत चलाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक नई घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इसके पीछे क्या वजह है, हम उनसे जानते हैं और वो किस तरह से अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। ये आपने पहली बार घोषणा की है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? और आपने नाम ले दिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ये दोनों चीजें काफी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। राजनीति करना मेरा सोच और चिंतन का भी विषय नहीं है। तो ये राष्ट्र नीति है। आज हम एक धुप अंधेरे में खोए हुए हैं। मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के माध्यम से एक छोटी सी लौ जलाना चाहते हैं, जिससे ये अंधेरा विलुप्त हो जाए। अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि साहब 3 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भोपाल मेरी कर्मस्थली है। मैं यहाँ एडिशनल एसपी रहा हूँ, एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, आईजी रहा हूँ, एडिशनल डीजी रहा हूँ, डीजी रहा हूँ। लोगों से एक जुड़ाव है, लोग किसी न किसी रूप में जानते हैं। संभवतः ये 37 साल की तपस्या ने कहीं ना कहीं एक विश्वास भी पैदा किया है। लिहाजा इस बात को कोई हल्के से नहीं ले सकता है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता नहीं कह रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। झांसी मेरी जन्मस्थल है, राइट? तो वहां के लोगों का आग्रह था, तो हमने दूसरे उनका आग्रह मान लिया। और तीसरा जो है, जो वाराणसी की बात है, वाराणसी एक प्रेरणा स्थली है, एक शक्ति स्थली है। ये जनता तक ये संदेश पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, श्रद्धा रखता हूं। उन्होंने तमाम चीज़ों के बीच में कुछ बहुत अच्छे भी काम किए हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मेरी धारणा भिन्न हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये लोग कहीं कह रहे हैं कि साहब आप मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ना तो मैं मोदी जी के खिलाफ हूं, ना कोई ताल ठोक रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सिर्फ छोटा सा मकसद है कि क्या हम इस अंधेरे में, धुप अंधेरे में, जहां पर प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या गुप्त अंधेरा आ गया? क्योंकि आप जो है प्रजातंत्र से पार्टी तंत्र में पहुंच गए हो। अभी गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी है। और ये पार्टियां इतनी दुष्ट हो गई हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, तो जाति और धर्म और बाकी अपराधियों को, महाबलियों को टिकट देती हैं। तो जीतना अपने आप में मकसद हो गया है। मतलब राजनीति में लोग आते हैं, टिकट पाते हैं और जीत जाते हैं और अपना जो है, जो जनता के लिए काम है वो नहीं। मैं जरा धूप अंधेरे को एक्सप्लेन करूं पहले कि धूप अंधेरा है क्या। धूप अंधेरा ये है कि अनपढ़, गवार, बाहुबली, महाबली और आपराधिक चरित्र के लोगों को जो है ना टिकट मिल रहा है। अभी जो हमारा 2024 का पार्लियामेंट है, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बृजभूषण जैसे, जिन्होंने हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार किया है। ये लोग
इस चरित्र के लोग आज जो अपराध है, देखिए आज दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, सामान बांटना, फ्री भी, ये सब अपराध है, कानून की भाषा में अपराध है। तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर उसको उगाही के में लग जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनता गायब है। हमारे 21 मॉडल के तहत राजेंद्र जी, क्या आप विश्वास करेंगे कि राज्य शासन के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर जीरो बोझ होगा और भारत का हर नागरिक रोजगार की गारंटी एज ए फंडामेंटल राइट पाएगा। कैसे आएगा वो थोड़ा समझाएं। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। देखिए, लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनके साथ लोग बाग बैठ के उनका क्या स्तर है, वो क्या क्या कराया जा सकता है, कहां वो पहुंचना चाहते हैं। बल्कि एक्सपर्ट ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आज 3 दिन बाद, 5 दिन बाद इसमें ये, और भविष्य में ये इस काम को कर सकता है, फिर इसके बाद ये काम को कर सकता है। तो पहली ट्रेनिंग जो अभी इमीडिएट काम कर सकता है, फिर दूसरी ट्रेनिंग उससे ऊपर का जो काम कर सकता है, फिर तीसरी ट्रेनिंग उसके ऊपर का काम कर सकता है, राइट। उसे हम जो है हुनर और स्किल सेट देंगे, और स्किल सेट वो किताबी वाला नहीं, उसको प्रैक्टिकल जो है ना हुनर देंगे, और फिर उसका हाथ रमा करेंगे। जब उसका हाथ रमा हो जाएगा तो वो एक्सपर्ट कहलाएगा। फिर हम उसको वो टूल्स दे देंगे जिससे वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत की ये सोच है कि हम लोगों को नौकर नहीं बनाएंगे, लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे, लोगों को हम सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे। अब चलो सर्विस प्रोवाइडर बन गया जी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप दो बात कह रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं अपराधियों को टिकट मिल रहा है, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे। ये थोड़ा आपस में मैच कर सकता है? नहीं, ये अलग अलग चीज है। एक बात हो रही है राजनीतिज्ञों की और उनकी बात हो रही है, एक हो रही है आम जनता की कि हम उन्हें नीचे से उठा के ऊपर कैसे ले जाएंगे। तो ये मैच कैसे होगा? ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये मैच होने की सवाल ही नहीं है। यहां पर जो है, अच्छा, आपका कहना है कि जमीन पे कैसे उतरेगा, यही कहना चाहते हैं? मतलब आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसका मुद्दा ये है, और आपका जो आप बोल रहे हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, फोकस जो है। देखिए, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत, जिसका पहला लक्ष्य ये है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए और प्रक्रिया में उलझा के उन्हें न्याय से वंचित रखने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण आज भी अपने देशवासियों पर थोप के रखा है। तो पहला चिंतन तो ये है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया है, लेकिन ये कॉस्मेटिक चेंज है, हमें उसकी आत्मा बदलना होगी। और वो आत्मा कैसी बदलेगी, मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, बल्कि उसके एक पहले चलें, कि जो आज संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का एक अंतर डाल दिया है जिसमें आदमी भटक रहा है, तो संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म कर दिया जाएगा। पहली आत्मा में परिवर्तन। दूसरी बात है कि आप जाते हो थाने में रिपोर्ट करने के लिए, थाने में आपकी हैसियत जीरो है, थाने से आपका सिर फटा हुआ है, आपको भगा दिया जाता है। तो ये व्यवस्था कह रही है कि आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा, 5-6 तरीके होंगे जिसके माध्यम से रिपोर्ट लिखने वाला आपके पास पहुंचेगा, वो पुलिस वाला नहीं होगा, और वो आपकी ना केवल रिपोर्ट लिखेगा, साथ में जो है वो वकील का भी इंटरफेस कर देगा, साथ में जो है वो आपके घावों का गवाह भी बन जाएगा, घटना स्थल पे जो वो देखेगा उसका भी बन जाएगा, तो उसकी फोटो भी ले लेगा और चक्षुदर्शी गवाह भी बन जाएगा। मतलब आपने क्वालिटेटिवली पुलिस वाला जो आज आंकड़ों में फंसा हुआ है, घटिया कानून के तहत भी जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं कर रहा है। फिर क्राइम फ्री भारत ने, क्राइम फ्री भारत आपको मालूम है नेशनल पुलिस मिशन है, 2017 में हमने इसका कॉन्सेप्ट नोट भेजा था, 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन बना, और 2019 से मैं ही इसका नोडल ऑफिसर हूं। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि साहब आपका जो है ना ज्ञान जो है
सेवा के समय कहाँ गया था, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब काम सेवा के समय हुआ और आज की डेट में भी ये नेशनल पुलिस मिशन है। 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा गया जिसमें एक फंडामेंटल राइट भी दिया गया, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, और उस ड्राफ्ट का हमने नाम दिया था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और फिर उसमें संविधान की वो धारा बताई गई थी जिसके तहत संविधान की वो धारा बताई गई थी। मैं उस आपकी शुरुआती जो आपने कहा है उस पर फिर से लौटना चाहूंगा, अगर आप मुझे मंजूरी दें कि आपको ये पॉइंट पूरा कंप्लीट कराना है, हाँ, या आप आगे जा नहीं सकते हैं, लौट के आ जाएंगे। मतलब हाँ, मैं मतलब उस पे, क्योंकि वो बात अधूरी रह जाएगी फिर। आपने कहा कि चुनाव लड़ेंगे और अपराधियों का, आपने कहा कि अपराधियों को टिकट मिल रहा है, तो उस पर क्या मतलब, उसको कैसे रोका जाए या उस पर क्या आपका जो है रवैया है? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, आप नियम कानून तो बना नहीं रहे हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले 8-9 साल में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए उसे शिक्षित भी होना चाहिए, उसे सुचरित्र भी होना चाहिए, यदि उसके विरुद्ध एक ऑफेंस भी कायम होगा और पुलिस यदि नेगेटिव रिपोर्ट देगी तो नौकरी मिलने के बाद भी उसे जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, सिलेक्शन होने के बाद नहीं मिलेगा। ये एक बार नहीं, 3 PIL लगी, तीनों PIL जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्राह्य की गई, और तीनों ही PIL में, एक में नहीं, तीनों ही PIL में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि PIL ठीक है। उसने कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट को जो है आगे आना होगा, और जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें केवल एक लाइन का संशोधन करना है कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो वो जो 2 साल का जो उन्होंने दिया हुआ है कि 2 साल की जिनको सजा हो जाए, आपको लगता है कि उसमें बहुत सारे छूट गए हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं? नहीं, उसमें कन्विक्शन वाली बात है, और कन्विक्शन का जो है ना तब होगा जब ट्रायल कंप्लीट होगा। कन्विक्शन जब होगा जब आप अपील के जो है ना से बच जाएंगे। तो पहले तो आपका जो है ना कन्विक्शन ही नहीं होना है, वर्षों बरस चलना है, नंबर 1। ये आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि आप जो है कोई किसी के खिलाफ केस चल रहा हो और वो कन्विक्शन नहीं करवा, उसका ट्रायल नहीं होता है, तो वो तब भी खुला घूमता है। कह रहा हूं, इस चपरासी ने क्या पाप कर दिया है? यदि जो आप जो है ना माननीय जो है ना सांसद और विधायक को लाभ दे रहे हो, ये बेचारे चपरासी को भी दे दो। इसको आप अपराधी क्यों मान रहे हो? जब तक इसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना सजा ना मिल जाए, तो ये बेचारे भूखे पेट को जो अपने, यदि उसको चपरासी की नौकरी मिल जाएगी तो शायद बच्चों को पाल लेगा। इसको वो लाभ आप क्यों नहीं देना चाहते जो माननीय को दे रहे हो? 2 अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं होंगे इस देश में। वो बेचारा साहब के कहने पे जो है ना अंदर चला जाएगा, कुर्सी रख देगा, पानी पिला देगा, इसके अलावा और कुछ करता है क्या? और कुछ तो नहीं करता है। हमारे माननीय जी तो कानून बना रहे हैं, तो कम से कम जो स्टैंडर्ड हमने एक चपरासी के लिए रखा है वही स्टैंडर्ड एक माननीयों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? और तब क्यों नहीं होना चाहिए जब 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा है कि आप कानून को संशोधित करिए और एक छोटी सी लाइन डाल दीजिए, एक लाइन की, कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को, सजा के नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को जो है ना टिकट की पात्रता नहीं होगी। इस 140 करोड़ व्यक्ति में आप में ऐसे क्या लाल लगे हैं? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आपके खिलाफ कोई अपराध है तो जो है, और फिर हम तो पूरी व्यवस्था लेके आ रहे हैं जिसमें अधिकतम 30 दिन में सजा हो जाएगी, तो आपको ज्यादा समय ही नहीं लगेगा। तो अभी जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड के लोग शामिल हो गए, या कांग्रेस में बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड के, किसी भी पार्टी का मान लें, मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं, सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, अवसर को देखते हुए वो पार्टियां बदलते हैं। ये बहुत ही चिंता सोच का विषय है कि दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टियों ने अपराधियों को अपना शरण स्थली बना दिया है, और ऐसा लगता है जैसे कि गंगा का प्रवाह हो रहा है। जितने भी पापी, जितने भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में आ जाएंगे, उनके सब पाप धुल जाएंगे। अच्छा, उन्होंने बाइफरकेशन भी किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो करते हैं उनको अलग एक बना दिया है टीम, और जो जो जो, जो अपराध क्रिमिनल्स हैं उनका अलग बना दिया है। जबकि ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बना दिया है, उस नजर से देखा जाता है ना उनको कि फाइनेंशियल फ्रॉड है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले बड़े काम के लोग हैं।
क्योंकि जो चोरी करेगा, छोटा सा काम करेगा, वो 150, 200 रुपए, 1000 रुपए की करेगा। ये फाइनेंशियल फ्रॉड वाले जो है ना, करोड़ों रुपए की बदमाशी करेंगे और विदेश भाग जाएंगे और यहाँ चूना लगा देंगे। तो कौन बड़ा बड़ा बदमाश कौन सा है? ये चोरी, लूट कर, डकैती करने वाले छोटे छोटे वाले हैं, या जो है जो करोड़ों की आपकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दे रहे हैं, वो बड़े अपराधी हैं। ये तो नजर चाहिए। अच्छा, अभी जैसे अब लद्दाख का मुद्दा था, उसमें 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने काफी आंदोलन किए, सोनम वांगचुक बैठ गए, उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी। आपको लगता है कि आपके इस प्रोसेस से एक नजर जाएगी कि हाँ आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक आमूल चूल परिवर्तन है जो बिना भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे खर्च का बर्डन लाए हुए इस देश को बदल देगा। इसमें भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ जाएगी, ये भी मेरी गारंटी। 20 गुना, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना। और हमारा भारत सरकार से हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हम आपकी आमदनी 20 गुना बढ़ा देंगे तो हमारे देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? तो हम अपने लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जगाने की बात कर रहे हैं। इस धूप अंधेरे में जिसको दीपक की लौट दिख जाएगी, वहां पे आदमी चला जाएगा, केवल दीपक उसे दिखाई दे दिया जाए। हमारे केजरीवाल ने जो है उस दीपक का जो है ना महत्व खत्म कर दिया है, क्योंकि लोग बागों ने अरविंद केजरीवाल में भी वो दीपक देखा था। ये दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसे घटिया आदमी ने इस देश में सुधार के रास्तों को बंद कर दिया है। आज हर व्यक्ति हर किसी को संदेह की नजर से देखता है। अब मोदी जी, चूंकि अब मोदी जी एक मैजिक फिगर है बीजेपी के लिए, मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं, आपको लगता है कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो मेरे लिए श्रद्धा का विषय है। मैं उनको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। जिन लोगों ने कहा है कि मैथिली साहब जो है ना ताल ठोक रहे हैं, मैं कोई ताल ठोक नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये बात मैं 6 महीने से कह रहा था। यदि आप सुन लेते तो 400 पार नहीं, आप 500 पार हो गए होते। क्यों? क्योंकि आपने लोगों के सभी कष्ट तो दूर कर दिए। आपने जो है ना क्राइम फ्री भारत दे दिया, आपने उन्हें समृद्धि दे दी, किसानों को 1 MSP दे दी। हम किसानों वाली बात जरूर आपको बताते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि भैया हम 1 MSP दे देंगे तो 10,000 करोड़ का वो होगा खर्च। मैं मैथिली शरण गुप्त कहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 पैसे का भार जो है भारत सरकार पे नहीं आएगा, 1 पैसे का। उल्टा जो है इस प्रक्रिया में 20 गुना ज्यादा जो है आय भारत सरकार की हो जाएगी, जिसमें मैंने कहा है कि टैक्स मुक्त भारत होगा। करने के लिए मेरी तरफ से अनुरोध जी, तो जनता की भागीदारी के बारे में भी कह रहे हैं और इन सब मुद्दों पर हम आपकी राय चाहते हैं। अगर आपको ये मुद्दा पसंद आया हो तो जरूर लिखिए, सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।